जहां एक तरफ रानी ने अभिनव से माफी मांग ली थी, वहीं दूसरी तरफ देवेन भी मोंटी से मिलने के लिए पहुंच चुका था। देवेन ने मोंटी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, गुड मॉर्निंग मोंटी सर, कैसे हैं आप? मोंटी ने देवेन का हाथ तो देखा, लेकिन बदले में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। मोंटी पहले से ही कुर्सी पर बैठा हुआ था, पर अब देवेन भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। जब देवेन को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों आया है, तो देवेन ने खुद से ही पूछा, कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवेन मोंटी के जरिए टाइगर तक पहुंचने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मोंटी भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर ये बात समझ गया था। ऐसे में मोंटी मुस्कुराया और बोला, असल में टाइगर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। इतना कहते ही मोंटी ने अपना प्रीमियम लेदर बैग उठाया और उसकी जिप खोल ली। देवेन और ज्यादा बेसब्र हो गया था। वो अपनी कुर्सी से उठकर आगे आ गया और झांक कर देखने लगा कि आखिर टाइगर ने उसके लिए क्या भेजा था। देवेन को पक्का यकीन था कि उसे टाइगर की प्रीमियम मेंबरशिप मिलने वाली है। देवेन के मुंह में पानी आ रहा था। उसने अपनी एक्साइटमेंट छुपाने के लिए कहा, आपने कुछ लिया, चाय या कॉफी? नहीं, और मैं कुछ लूंगा भी नहीं। मैं ऑलरेडी तुम्हारा काफी वेट कर चुका हूं, अब और ज्यादा देर में यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। मोंटी ने कहा और अपने बैग में एक फाइल ढूंढने लगा। आखिरकार उसके हाथ में वो फाइल लग गई थी जो वो ढूंढ रहा था। मोंटी ने उस फाइल को निकाला और बैग बगल वाली कुर्सी पर रख दिया। मोंटी के हाथ में फाइल देखकर देवेन के चेहरे का रंग उड़ गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मोंटी ने देवेन को वो फाइल थमा दी। देवेन को नहीं पता था कि उस फाइल में क्या था, लेकिन जो भी हो, वो मेंबरशिप कार्ड तो बिल्कुल नहीं था। ये जानकर देवेन को अंदर ही अंदर बुरा लगा। उसने भारी मन से फाइल ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से लड़खड़ाती हुई आवाज में निकला, ये सब क्या है? पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हो। वैसे तो उसने क्लियरली लिखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ, टाइगर तुम्हारी कंपनी में से अपने सारे शेयर्स वापस लेना चाहते हैं। क्या? देवेन के मुंह से चीख निकल गई। उसे चक्कर आने लगे थे। उसे एक पल को ऐसा लगा कि मोंटी उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने फिर से फाइल खोली और उसे अच्छे से पढ़ा। उसमें वही लिखा था जो मोंटी कह रहा था। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? देवेन ने घबराते हुए कहा। वो मोंटी से तुरंत इस सवाल का जवाब चाहता था, लेकिन जब मोंटी ने जवाब नहीं दिया तो उसने आगे से कहा, हम लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल तक चलने वाला था, फिर वो अभी से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? इसके जवाब में भी टाइगर ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। मोंटी ने कहा और अपना फोन निकालकर देवेन को टाइगर का एक मैसेज दिखाने लगा। देवेन ने बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखा और जोर से पढ़ते हुए बोला, जो दिखता है उससे आगे देखने की कोशिश करो। ये पढ़कर देवेन ने फिर से मोंटी को देखा और बोला, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मोंटी ने फिर से अपना फोन जेब में डाला और बोला, टाइगर ने तुमसे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ना, अब वो तुम्हारे शेयर्स वापस तुम्हें ही बेचना चाहते हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का तो एग्रीमेंट भी हुआ है। मैंने उसमें लिखा था कि मैं अपने शेयर्स तभी वापस ले पाऊंगा जब मेरे उन्हें लेने की कैपेसिटी होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सी बात से तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। देवेन, ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें इस कंपनी को पूरी तरह से अपना बनाने का मौका मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन देवेन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। ऐसे में मोंटी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, 2 हफ्तों के अंदर अपने 70% शेयर्स वापस खरीद लो, वरना तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही मोंटी देवेन के ऑफिस से बाहर निकल गया। देवेन किसी पुतले की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना मौत ही मारा गया हो। उधर जब मोंटी ने देवेन तक अभिनव का मैसेज पहुंचाया, उसी वक्त इधर अभिनव के ऑफिस में भी लंच टाइम हो गया था। उसे भूख लग रही थी और वो अपने यानी टाइगर के किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने वाला था। वो अपना मेंबरशिप कार्ड यूज करने वाला था। अभिनव अपनी फाइल समेट ही रहा था, कितने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने कहा, कम इन। मायरा अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लिए अंदर चली आई। उसने वो डॉक्यूमेंट अभिनव को दिया और बोली, हमारे पास ग्राउंड पर कितना मटेरियल है, ये उसकी रिपोर्ट है। अभिनव रिपोर्ट को देखने लगा। तभी मायरा ने कहा, इसमें हमने वो मटेरियल भी इंक्लूड कर लिया है जो मंडे को खरीदा था। इसके अलावा कल इंजीनियर्स ने 20 कैमरास बना लिए थे। वाह, बहुत बढ़िया। अगर वो लोग आज भी 20 और बना लेते हैं या थोड़ा पुश करके 30 बना लेते हैं तो हम कल तक अपना ऑर्डर डिलीवर करने की कंडीशन में आ जाएंगे। हाँ, वैसे भी हमें डिलीवरी कल दोपहर 4 बजे तक देनी है। ऐसे में अगर वो काम आज पूरा नहीं कर पाते हैं तो कल सुबह जल्दी आकर 3 बजे तक भी कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा काम देखकर मुझे सच में खुशी हुई। चलो, अभी तो लंच टाइम है और मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ, आगे की बात आकर करते हैं। अभिनव ने कहा और अपना फोन लेकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, मायरा ने कहा, सर, लंच टाइम तो मेरा भी हो गया है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम मेरे साथ लंच करना चाहती हो? ये सुनते ही मायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा मौका कौन ही छोड़ेगा सर। असल में जब रानी ने अभिनव से माफी मांगी थी, मायरा तभी समझ गई थी कि अभिनव कोई पहुंची हुई चीज है, इसीलिए वो अभिनव के जितना करीब हो सके उतना करीब रहना चाहती थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, ठीक है, तो फिर चलो। दोनों लिफ्ट से पार्किंग में आ गए। अभिनव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी को अंदर जिस तरह से सजाया हुआ था उसे देखकर मायरा काफी खुश हो गई। बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से देखने पर उसे ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी काफी महंगी है। मायरा का अभिनव के प्रति नजरिया भी बदलता जा रहा था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? ईगल हाउस। ये नाम सुनते ही मायरा को हंसी आ गई। उसे लगा अभिनव मजाक कर रहा है। ईगल हाउस गुड़गांव के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में से एक था और वहां जाने के बारे में हर कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन जब अभिनव ने गाड़ी ईगल हाउस के बाहर लगा दी और मायरा ने खिड़की से ईगल हाउस का बोर्ड देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ, आना या नहीं? अभिनव ने ऐसे पूछा जैसे वो मायरा को किसी ढाबे में खाना खिलाने ले जा रहा हो। मायरा ने अपना मुंह बंद किया और हाँ में सिर हिला दिया। मायरा जानती थी कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चेकबुक लेकर जाना पड़ता था। या तो यहाँ कोई अमीर खा सकता था या फिर वो जिसके पास मेंबरशिप कार्ड हो, और मेंबरशिप कार्ड पाना दिल्ली के ट्रैफिक में से 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाने जैसा था। मायरा और अभिनव उस बड़े से आलीशान होटल में दाखिल हो गए थे। उसकी लॉबी इतनी बड़ी थी कि गुड़गांव के 2-4 छोटे मोटे बाजार आराम से उसमें समा जाए। होटल के रिसेप्शन एरिया में आराम से 3 हेलीकॉप्टर आकर खड़े हो सकते थे। वहाँ टेबल बुकिंग भी आपका सोशल स्टेटस देखकर की जाती थी। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। अभिनव जब आगे चलता चला जा रहा था तभी उसे पीछे से ये आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो पाया कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि कामिनी की थी। इतने में कामिनी के साथ खड़े हरीश ने कहा, ओ अभिनव। अभिनव कुछ कह पाता उससे पहले कामिनी बोली, हरीश तुम्हें पता है अभिनव को नौकरी से निकाल दिया गया था। इतना कहते ही उसने साथ खड़े कृतेश को अपने पास खींच लिया। उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो कृतेश को कितना चाहती थी। कृतेश ने जब ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अभिनव को छेड़ते हुए कहा, सीरियसली, तो अब क्या ये वापस डिलीवरी बॉय बन गया है? मायरा को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने अभिनव से पूछा, ये सब क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम उस चीज पर फोकस करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए। वैसे भी ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। अभिनव ने मायरा से कहा। इतने में हरीश बोला, लेकिन ये अभिनव इस होटल के अंदर क्या कर रहा है? वो यहाँ का खाना अफोर्ड कर पाएगा या फिर यहाँ भी अनन्या के पैसों से ही? और फिर तीनों हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई लेना देना होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या अफोर्ड कर पाऊंगा और क्या नहीं। ये सुनते ही कामिनी जोर से हंसी और बोली, अरे
हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, मुझे लगता है वो आप ही है, चलिए मेरे साथ। कामिनी ने वेटर के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव को देखा और उसे चिढ़ाने के लिए अपनी जुबान बाहर निकाल दी। ये सब करके अंदर ही अंदर उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। अब इससे पहले कि वो लोग आगे जा पाते, अभिनव ने पीछे से कहा, गलतफहमी होने की भी एक हद होती है दोस्तों। अभिनव की बात सुनते ही सब रुके और उसे देखने लगे। अभिनव ने वेटर को देखा और कहा, तुम जिसे लेने आए हो वो ये नहीं, मैं हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हरीश ने गुस्से में अभिनव से कहा। अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और वेटर को दिखाते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरा नंबर चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा दिमाग किसका खराब हुआ है। वेटर ने अभिनव की बात सुनकर उसे एक पल के लिए देखा और उसके बाद उसके करीब जाने लगा। उसने अभिनव के हाथ से फोन लिया और सीधा रिसेप्शनिस्ट को थमा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने अपना वक्त लिया और फिर मुंह उठाकर बोली, ये सही कह रहे हैं, यहाँ पर बुकिंग अभिनव के नाम से ही हुई है। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर भले ही मुस्कान आ गई, लेकिन बाकी सभी लोगों के होश उड़ गए थे। अभिनव ने इशारे से वेटर को बुलाया और उसे वही सब करने के लिए कहा जो उसने अभी कृतेश के साथ किया था। ये देखकर कामिनी और कृतेश को बुरा लगा। कामिनी ने जैसे ही कृतेश की तरफ देखा तो कृतेश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, काम डाउन काम डाउन। उसके बाद उसने वेटर को देखकर कहा, हमें एक वीआईपी टेबल चाहिए, हमारे पास टाइगर मेंबरशिप कार्ड है। ये सुनते ही वेटर की आंखें आकार में दुगनी हो गई थी। कृतेश समझ गया था कि वेटर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेटर को दिखा दिया। कामिनी ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए कहा, ये लड़का यहाँ अपनी बीवी के पैसों पर मौज उड़ाने आया है, इसलिए इसे मालूम नहीं कि यहाँ के कायदे क्या है। वेटर ने इस बात पर अभिनव को देखा बोला, सॉरी लेकिन आपसे पहले ये आए थे और इनके पास कार्ड भी है, इसलिए मुझे पहले इन्हें अटेंड करना पड़ेगा। ये सुनते ही हरीश हंसने लगा। उसके साथ साथ अभिनव भी हंसने लगा। ना कामिनी को और ना ही मायरा को ये समझ आ रहा था कि अभिनव क्यों हंस रहा है। अभिनव ने हंसते हुए ही अपनी जेब में हाथ डाला और कार्ड निकालकर बोला, ये तो मेरे पास भी है। अभिनव के हाथ में वो कार्ड देखकर सब लोगों के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सवाल करने वाले थे सब लोग अभिनव से? कैसे बताएगा अभिनव कि उसके पास ये कार्ड कहां से आया? कहीं वो जज्बाती होकर अपनी पहचान तो सब लोगों के सामने उजागर नहीं कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव जब ईगल हाउस में खाना खाने आया तो कामिनी, हरीश और कृतेश मिलकर उसे परेशान करने लगे। उनकी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए अभिनव ने भी अपनी जेब से कार्ड निकालकर दिखा दिया। मायरा ने जैसे अभिनव के हाथ में कार्ड देखा तो बोली, आपके पास भी मेंबरशिप कार्ड है? अभिनव ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद अभिनव रिसेप्शनिस्ट के पास आया और उसे ध्यान से वो कार्ड दिखाने लगा। ब्लैक मेंबरशिप कार्ड। रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान से उस कार्ड को देखते हुए कहा। अभिनव का कार्ड देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी कामिनी को चैन नहीं था। उसने कहा, जरूर जरूर ये इसे कहीं से चुरा कर लाया होगा। हाँ वो तो है ही, और वैसे भी ब्लैक कार्ड के मुकाबले गोल्डन कार्ड ज्यादा सुपीरियर होता है। हरीश ने पूरी अकड़ के साथ कहा। इतने में वेटर भी रिसेप्शन पर पहुंचा और उसने अभिनव का कार्ड देखा। अभिनव गढ़वाल। वेटर ने जब उस कार्ड पर अभिनव का नाम पढ़ा तो वो हैरान हो गया। इतने में ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, माफ कीजिए लेकिन ब्लैक कार्ड गोल्डन कार्ड से ज्यादा सुपीरियर होता है। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। कृतेश ने कहा, क्या सच में वो कार्ड असली है? मैंने तो अपनी जिंदगी में टाइगर मेंबरशिप का ब्लैक कार्ड कभी देखा नहीं। वेटर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कृतेश ने अपनी जिंदगी में क्या देखा है और क्या नहीं। उसने कृतेश को पूरी तरह से इग्नोर किया और अभिनव की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। उसकी बदलती हुई चाल देखकर अभिनव भी मन ही मन हंस रहा था। आखिर में वेटर ने कहा, मुझे माफ करना सर, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, पर क्या आप हम चल सकते हैं? मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये सुनते ही कृतेश के होश उड़ गए थे। कृतेश के पास जो कार्ड था वो भी उसे उसके पिता ने दिया था। ऐसे में अभिनव के पास अपने ही नाम का कार्ड कहां से और कैसे आ सकता था? हरीश कृतेश से ज्यादा बड़े सदमे में था और कामिनी को तो ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इधर अभिनव मायरा के साथ अपनी टेबल पर पहुंच चुका था और उसने दोनों के लिए ढेर सारा खाना भी ऑर्डर कर लिया था। वैसे भी उसे इस खाने का 1 रुपया भी चुकाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास कार्ड था। इतना अच्छा खाना होने के बाद भी मायरा को वो सब हजम नहीं हो रहा था। वो बार बार मौका पाकर अभिनव की तरफ चोर नजरों से देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव आखिर चीज क्या था। अचानक से मायरा के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। तभी अभिनव का फोन बज उठा। फोन की दूसरी तरफ मोंटी था। अभिनव ने स्क्रीन पर मोंटी का नाम पढ़कर फोन इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद दोबारा फोन बजा। इस बार अलाइना का फोन था। जब अभिनव ने अलाइना का फोन भी नहीं उठाया तो मायरा से रहा नहीं गया और उसने अभिनव से पूछ लिया, क्या बात है सर, सब ठीक है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे एक्चुअली वॉशरूम जाना है, मैं बस यूं गया और यूं आया। अभिनव ने कहा और अपना फोन उठाकर तुरंत वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम जाते हुए भी उसका फोन बजे जा रहा था। इस बार अभिनव ने फोन उठाने में 1 सेकंड की भी देर नहीं की और बोला, आनंदिता। अभिनव, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उधर से अलाइना यानी नंदिता ने शिकायती लहजे में कहा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओह सॉरी यार, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाया। ये सुनते ही अलाइना को हंसी आ गई और बोली, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है मैं कभी तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हो सकती। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास भी काम की कोई कमी नहीं थी। अच्छा तो अब तुम कब मिलने वाली हो? फिलहाल तो नहीं, मैं बाहर हूँ। बाहर? बाहर मतलब मैं गुड़गांव में नहीं, इटली आई हूँ। अच्छा तो तुम वापस कब आने वाली हो? अभिनव का ये सवाल सुनते ही अलाइना एक पल के लिए शांत हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे आने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। मैं यहाँ कंपनी के काम में काफी उलझी हुई हूँ। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की कंपनी इटली में भी है। ये सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसके पापा की कंपनी और वो भी इटली में? मेरे पापा की? इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता उधर से अलाइना ने कहा, हाँ और वो भी बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जाने से पहले ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी एक नई कंपनी हर देश के अंदर हो और वो काफी हद तक इस प्लान में सक्सेसफुल भी हो गए थे। शायद इसीलिए उन लोगों ने उन्हें टारगेट बनाया। अलाइना के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव के जहन में फिर से वो रात ताजा हो गई थी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने बात बदलते हुए अलाइना से पूछा, तुम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि मेरे पापा को किसने मारा था? अलाइना ये सवाल सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई और फिर बोली, अभिनव तुम्हारे पापा को किसी ने मारा नहीं था। उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो जिस कार में बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से उसमें आग लगी और उनकी डेथ हो गई। ये सुनते ही अभिनव को एक और झटका लगा। उसकी आंखों के आगे वो रात और वो हादसा इतना ताजा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ हो। उसे अच्छी तरह से पता था कि अलाइना जो कह रही थी वो सच नहीं था। सच वो था जो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अभिनव ने अपने दांतों को पीछा और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। देखो मैंने तो जो सुना है मैं तुम्हें वो बताती हूँ। मैंने सुना है कि लोकेश की गाड़ी तुम्हारे पापा की गाड़ी से काफी दूर थी और इसी वजह से तुम और लोकेश दोनों बच गए थे क्योंकि तुम भी लोकेश की गाड़ी में थे। अगर तुम अपने पापा की गाड़ी, बकवास, पूरा झूठ। मेरे पापा को मारा गया था, वो किसी कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। क्या? अलाइना उधर से जोर से चिल्लाई। अब उसे अभिनव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अलाइना ने आगे कहा, तुम ये सब कैसे कह सकते हो?
किसी ने मारा है, उनकी कार में ब्लास्ट हुआ था और उनकी पूरी बॉडी जल गई थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब ये सब हुआ था तब मैं वही था। मेरे बेहोश होने से पहले मेरी आंखों के सामने जो जो हुआ था मुझे सब कुछ याद है। अलायना फिर से चुप हो गई थी। उसके मन में वो सारी बातें घूम रही थी जो अभिनव ने अभी उसे बताई थी। आखिरकार अलायना ने एक गहरी सांस ली और बोली, तो फिर उन्हें किसने मारा? क्या तुमने मर्डरर का चेहरा देखा था? अब ये सवाल सुनते ही अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अलायना के सामने राणा के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना चाहिए या नहीं। भले अभिनव की नजर में राणा जो भी हो, लेकिन बाकी लोग राणा को उस तरह से नहीं देखते थे। अभिनव और उसके सारे साथी इस वक्त मिलकर उस जासूस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी टीम में रहकर दिखपाल के लिए काम कर रहा था। ऐसे में अगर वो ये बात जाहिर करता तो ना सिर्फ उसकी टीम में फूट पड़ती, बल्कि उसकी बात पर विश्वास करके सब लोगों का मोंटी को देखने का नजरिया भी बदल जाता। इसीलिए जब तक अभिनव के पास इस बात के सबूत नहीं होते कि ये काम राणा ने ही किया था, तब तक अभिनव ये बात सिर्फ अपने और मोंटी के बीच तक ही रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस बात का बुरा असर टीम के किसी और आदमी पर भी हो। अभिनव, कुछ बोलोगे? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, वो काफी दूर था, लेकिन उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही अलायना ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, टीम के जो बड़े हैं वो इस मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमें उस जासूस को ढूंढना चाहिए, शायद उसके जरिए हमें इस केस के बारे में कुछ पता चल जाए। तुम ठीक कह रही हो, पर तुम्हें क्या लगता है जासूस कोई बूढ़ा आदमी होगा या फिर कोई जवान? क्योंकि देखो ना, मेरे पापा को गुजरे हुए भी काफी साल हो गए हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि वो कोई ऐसा आदमी हो जो हम लोगों के बहुत करीब हो, लेकिन जो भी हो वो ज्यादा दिन तक हमसे बच नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। अलायना ने कहा, बताओ। मुझे यहाँ इटली में वेल ट्यूलिप मिल गई है। याद है तुम्हें बचपन में वेल ट्यूलिप कितनी पसंद थी? तुम हमेशा कहा करते थे कि बड़े होकर अगर तुम कोई घड़ी बांधोगे तो वो वेल ट्यूलिप ही होगी। अभिनव को अब अपना बचपन ठीक से याद नहीं था। उसे धीरे धीरे सारी चीजें याद आ रही थी। फिर भी अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जब भी आओ तो मेरे लिए वो लेती आना, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। नहीं, मैंने पहले ही उसे अपने एक्सेसरी शोरूम पर भिजवा दिया है, तुम आज ही जाकर उसे ले सकते हो। मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि तुम आज आने वाले। अलायना ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव भी खुश हो गया और बोला, यू आर आउटस्टैंडिंग, इतना सब कैसे प्लान कर लेते हो यार? और अगर आज मैं जाकर वॉच नहीं ले पाया तो मैं उन्हें ये भी इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वैसे भी ये वॉच मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारा वेलकम गिफ्ट। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, थैंक्स संगीता, मैं आज ही वो वॉच ले लूंगा, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अभिनव ने कहा और मन ही मन ये भी सोचने लगा कि उसे अलायना को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना चाहिए। चलो अभी मुझे जाना है, फिर बात करते हैं, बाय। अलायना ने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही अलायना ने फोन रखा तो इतने में ही अभिनव के फोन पर मोंटी का फोन आने लगा। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाँ मोंटी, देवेन के साथ क्या बात हुई? वही बात हुई जो हमने फिक्स की थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। उसे लग रहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में आकर गलत कर रहा हूँ। वो तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहता था, इसलिए तुम्हारा फोन नंबर मांग रहा है। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, सीरियसली? तो वो अब टाइगर से बात करना चाहता है? हाँ, पर मैंने अभी भी तुम्हारा नंबर उसे दिया नहीं। मुझे लगा एक बार पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए। तो बोलो, तुमसे तुम्हारा नंबर हुआ नहीं? मोंटी ने उधर से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर खुद अभिनव भी दुविधा में आ गया था। टाइगर होने के नाते उसे देवेन से सीधे बात करनी चाहिए थी या नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, तुम उसे मेरा फोन नंबर दे दो। ये कहते हुए अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मोंटी ने फोन रखा और अभिनव भी अपना फोन जेब में डालकर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान के साथ वॉशरूम से बाहर निकल आया। अब आगे क्या होने वाला था? क्यों बात करना चाहता था अभिनव देवेन से? आखिर क्या बात करने वाला था देवेन अभिनव से? कहीं उसे ये पता तो नहीं चल जाएगा कि अभिनव और टाइगर एक ही है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। I want this to get done right now. उधर जब अभिनव मोंटी से बात करके वॉशरूम से बाहर निकला, उसी वक्त इधर दिखपाल अमेरिका से बुलाए गए फोटो एडिटर के साथ बैठकर अभिनव की उस तस्वीर को साफ करवाने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। I'm trying my best, sir. माइक ने जवाब में कहा। इस जवाब से दिखपाल झल्ला गया और बोला, This is what you have been saying for last 3 days. I want results. Don't worry, you will get it this time. माइक ने कहा और अपने काम में लग गया। दिखपाल भी अपना तनाव दूर करने के लिए खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। इधर दिखपाल अभिनव का चेहरा देखने के लिए बेताब था, तो वही दूसरी तरफ अभिनव भी अपनी टेबल पर वापस पहुंच गया था। अभिनव ने देखा कि मायरा अपना मेन कोर्स खत्म कर चुकी थी और आखिर में डेजर्ट खा रही थी। अपने एक्सप्रेशंस फिर से नॉर्मल करके उसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना है? नहीं सर, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा खाना पूरा हो चुका है। अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर चलते अब, आगे अभी बहुत काम बचा है। मायरा ने ये सुनते ही हैरानी से अभिनव की ओर देखा, पर सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। इट्स ओके, मुझे भूख भी नहीं थी। अभिनव ये कहता हुआ अपनी चेयर से उठ गया। मायरा को अभिनव की ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो उस पर सवाल करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, खासकर तब जब उसे अभी पता चला था कि अभिनव कितना पहुंचा हुआ आदमी था। जब वो अलायना से बात करने वॉशरूम गया था तब मायरा ने वेटर को ऑर्डर के बहाने बुलाकर अभिनव के मेंबरशिप कार्ड के बारे में बात की थी। वैसे तो वेटर पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से हिचकिचा रहा था, पर उसने फिर मायरा पर भरोसा करके बता ही दिया कि अभिनव का मेंबरशिप कार्ड गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से भी सुपीरियर क्यों था। उसने कहा कि जहां गोल्डन कार्ड टाइगर के हर बिजनेस पार्टनर के पास होता है, जैसे कि कृतेश, वही ब्लैक कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो टाइगर के बिल्कुल खास है, जैसे कि अकरम और बलराज। वेटर की एक्सप्लेनेशन सुनकर मायरा के मन में अब ये भी सवाल उठ गया था कि अभिनव के पास ऐसा कार्ड कहां से आ गया था? क्या वो भी टाइगर के करीबी लोगों में से एक था? मायरा ये सोच रही थी कि तभी उसे सुबह हुई घटना याद आई, जहां पर खुद रानी को अचानक अभिनव का टर्मिनेशन कैंसिल करके उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी थी। मायरा को महसूस हुआ कि ये करने के लिए जरूर टाइगर ने ही रानी पर प्रेशर बनाया था, नहीं तो रानी जैसे लोगों को माफी शब्द भी क्या होता है ये भी नहीं पता था। सब कुछ सोच विचार करके ही मायरा समझ गई थी कि अभिनव का टाइगर के साथ कुछ कनेक्शन था और इस बात से उसे डर भी लग रहा था। वो अब सिर्फ इतना चाह रही थी कि अभिनव उसे हमेशा खुश रहे और गलती से भी उस पर गुस्सा न कर डाले। अभिनव अब टेबल से उठकर जाने लगा और मायरा भी नैपकिन से अपने हाथों को साफ करते हुए उसके पीछे पीछे आ गई। ऑफिस पहुंचकर दोनों फिर से अपने कामों में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अभिनव जल्दी छुट्टी लेकर वहां से निकल गया। उसे फिलहाल अपनी गिफ्टेड घड़ी लेने
अलैना की एक्सेसरी शॉप पर जाना था, जो कि उसके ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर दिल्ली में थी। अपना गिफ्ट उठाने के बाद उसे फिर से गुड़गांव में सिंह परिवार के घर भी आना था, क्योंकि वो पिछली रात भी अपने ही घर पर सो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बात से हरदेव नाराज हो चुके हो, क्योंकि वो 100 गलतियां कर सकता था, लेकिन हरदेव को नाराज नहीं कर सकता था। उसे अभी भी खुद की सेफ्टी के लिए उसके घर का दामाद बनकर रहना था। दिल्ली में घुसते ही अभिनव ने अपनी गाड़ी एक लंबी और चमकती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी कर दी। उस बिल्डिंग पर नीले रंग के कांच लगे थे और उसके ऊपर सिल्वर कलर की प्लेट से अलैना लिखा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही अभिनव ने देखा कि अंदर के हॉल अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड थे और हर हॉल के दरवाजे के ऊपर उस कैटेगरी का नाम लिखा था। सबसे राइट में घड़ियों वाला सेक्शन था, जिसका नाम पढ़कर अभिनव तुरंत ही उसमें चला गया। अंदर चलते हुए ही अभिनव को अपने आसपास तरह तरह की फैंसी और महंगी घड़ियां डिस्प्ले पर दिख रही थी। बचपन में उसके पास भी इन्हीं घड़ियों की तरह एक फैंसी घड़ी थी, जिसे उसके स्कूल वाले बुली ने उसको चिढ़ाते हुए तोड़ दी थी। बदले में अभिनव ने भी फिर उस बुली का मुंह तोड़ दिया था। उस बड़े से हॉल में आसपास देखता हुआ अभिनव आगे चल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हाय सर। हाय। अभिनव उस सेल्स गर्ल की ओर पलट गया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ सिलेक्शन में? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव पहले तो उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर उसे डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की कीमत जानने में दिलचस्पी भी हुई। उसे पता था कि सिर्फ कुछ ही घड़ियों की कीमत उसे बनाने में लगी मेहनत को जस्टिफाई कर सकती थी और बाकी सारी घड़ियों की कीमत जबरदस्ती ज्यादा होती थी। ठीक है, बताओ। अभिनव सेल्स गर्ल के पीछे आने लगा। सेल्स गर्ल अपने पास लगे काउंटर के पास पहुंच गई। सर, ये कलेक्शन हमने इसी महीने अपडेट किया है। आपको पूरी दिल्ली में इस तरह की कलेक्शन और कहीं नहीं मिलेगी। इनकी क्या प्राइस है? अभिनव ने उन सभी घड़ियों के ऊपर नजर फेरते हुए कहा। सर, ये सभी ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख की रेंज में है। ये वाली 4.8 लाख, ये 4 लाख, ये 6 लाख। सेल्स गर्ल उन घड़ियों की कीमत बता ही रही थी कि तभी अभिनव बीच में ही बोल पड़ा, ये सब तो नॉर्मल रेंज में है, मुझे कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। जिस अंदाज से अभिनव ने ये बात कही, वो सेल्स गर्ल उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। अभिनव को पता चल गया था कि वो उसके कपड़ों को क्यों देख रही है, क्योंकि आज उसने अपना एक पुराना सस्ता सूट पहन रखा था। सुबह उठते ही अभिनव को पता चला था कि आज वो अनन्या के घर पर नहीं था, इसीलिए उसे वही कपड़े पहने थे जो उसके पुराने घर पर रखे थे। अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद ही उस सेल्स गर्ल ने गहरी सांस ली और नकली मुस्कान लाते हुए कहा, सर, यही रेंज काफी पॉपुलर है। अगर आपको एक्सपेंसिव कलेक्शन में जाना है तो फिर हमें बातें लाखों में नहीं करोड़ों में करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार दिखाओ तो ऐसा क्या है उस कलेक्शन में? अभिनव ने भी कॉन्फिडेंटली कहा। सेल्स गर्ल चिढ़ गई। उसे लगा कि ये आदमी सिर्फ टाइम पास करने अंदर आया था, हालांकि उसका काम बेचना था, ना कि जज करना। इसलिए वो सेल्स गर्ल अपना गुस्सा पी गई और पलटकर अंदर जाते हुए बोली, ठीक है, मेरे साथ आइए। अभिनव उसके पीछे जाने लगा। हॉल में चलते हुए अब वो एक स्पेशल सेक्शन में पहुंच चुके थे, जहां पर लाइट्स कम थी और डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की सुंदरता अपने आप में चमक रही थी। उन घड़ियों के नजदीक जाते ही सेल्स गर्ल ने उनकी कीमतें भी बताना शुरू कर दिया। सर, ये 1.5 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की, ये 1 करोड़ 70 लाख। वो सेल्स गर्ल उन घड़ियों की खूबियों से ज्यादा उनकी कीमतें ही बता रही थी। तभी अभिनव को एक ऐसा डिस्प्ले बॉक्स दिखा जो थोड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। वो बाकी डिस्प्ले बॉक्सेस से थोड़ा हटके भी था। वो वाली घड़ी के बारे में बताना। अभिनव ने उस सेल्स गर्ल को बुलाकर उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो 12 करोड़ की है, इंपोर्टेड फ्रॉम इटली। अच्छा, यही है वो घड़ी जिसके बारे में अलैना ने कहा था। अभिनव ने मन ही मन सोचा और फिर सेल्स गर्ल की ओर देखते हुए कहा, इसे पैक कर दो। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही उस सेल्स गर्ल की आंखें बड़ी हो गई। उसे उसका सस्ता सूट देखकर एक पल के लिए तो लगा कि या तो अभिनव उसके साथ मजाक कर रहा था या फिर वो यहाँ लूटपाट करने आया था। सर, उस घड़ी को खरीदने के लिए आपको 12 करोड़ प्लस टैक्स तो देना ही है, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके पास अलैना कंपनी का मेंबरशिप कार्ड भी होना चाहिए। उस सेल्स गर्ल ने अभिनव को वहां से जैसे तैसे निकालने की कोशिश करी। उसकी बातों में ताना महसूस करके अभिनव उसे रूखी नजरों से घूरने लगा और फिर बोल पड़ा, मुझे किसी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है, मेरी तुम्हारी बॉस से बात हो गई है, उसने मुझे कहा है कि मैं यहाँ आकर अपनी घड़ी ले सकता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल हैरान हो गई। उसे उसके मैनेजर ने यह जरूर बता दिया था कि इस 12 करोड़ वाली घड़ी को आज उसका कस्टमर कलेक्ट करने आने वाला था। हालांकि अभिनव के सस्ते कपड़े देखकर उस सेल्स गर्ल को लगा नहीं था कि ये वही कस्टमर है। उसे तो ये लगा था कि ये बस कोई चलता फिरता आदमी है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अंदर आ गया था। इससे पहले कि वो सेल्स गर्ल कुछ बोल भी पाती, एक महंगा सूट पहने हुए जवान आदमी उसी घड़ी को देखता हुआ सेल्स गर्ल के पास चला आया। वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो सेल्स गर्ल तुरंत ही अभिनव के सामने से हटकर उस आदमी के पास चली गई। मुझे वो घड़ी चाहिए प्लीज। उस आदमी की बात सुनते ही सेल्स गर्ल को लगा कि यही उस घड़ी का ओरिजिनल कस्टमर है और अभिनव सिर्फ एक फर्जी। श्योर सर, मैं अभी आपके लिए पैक करवा देती हूँ। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और इसी वक्त अभिनव से बुलाकर उसकी ओर देखने लगा। एक्सक्यूज मी, वो घड़ी तो मेरे लिए बुक है ना, आप इन्हें कैसे बेच रही हो? अभिनव की शिकायत सुनते ही सेल्स गर्ल ने अपनी भौहें नीचे कर ली और कहा, देखो, हमें भी पता होता है कि कौन शोरूम में खरीदने घुसा है और कौन देखने। तुमने ऑलरेडी काफी देख लिया है और इंक्वायरी कर ली है, अब यहाँ से चले जाओ प्लीज। सेल्स गर्ल के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव उस पर भड़क उठा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ यहाँ पर राइट नाउ। मैनेजर नहीं है, मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ, तुम्हारा बात हो गया है अब। अभिनव को धमकी देने के बाद वो सेल्स गर्ल घमंड के साथ मुस्कुराते हुए उस अमीर सूट वाले आदमी की ओर घूम गई। इस घड़ी के साथ आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? अभिनव का गुस्सा भड़क उठा और वो तुरंत ही इधर उधर देखकर मैनेजर का ऑफिस ढूंढने लगा। ऑफिस का साइन बोर्ड देखते ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अचानक उस सेल्स गर्ल ने उसे रोक लिया। ये रुको, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अगर ये हरकत ना करती तो मैं तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अभिनव ने उसे अपने रास्ते से हटाया और वो उस पर चिल्ला पड़ी, सिक्योरिटी, कहां मर गए हो सब? इस आदमी को पकड़ो तुरंत। अभिनव को मैनेजर की ऑफिस की ओर जाते हुए देखकर सेल्स गर्ल उसे गालियां देते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। इस सब के बीच वो जवान अमीर आदमी अभी भी कंफ्यूज होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। अभिनव बिना नॉक किए ही मैनेजर के कैबिन में घुस गया, जिससे डेस्क पर बैठा मैनेजर भी चौंक गया। कौन हो तुम? रुको। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह भी पाता, उसके पीछे आ रही सेल्स गर्ल ने अपना मुंह खोल दिया। इन महाशय को 12 करोड़ वाली घड़ी चाहिए। मैंने इनसे कहा कि ना तो ये उसे अफोर्ड कर पाएंगे, ना इनके पास अलैना मेंबरशिप कार्ड है। इस बात से गुस्सा हो गए और आपसे कंप्लेंट करने यहाँ से चले आए। सेल्स गर्ल की सफाई सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ और अलैना मेंबरशिप कार्ड की बात कर रही हो तुम। ये लो मेरा कार्ड और ध्यान से देखो इसे। मैनेजर ने उस कार्ड को गौर से देखा जो अभी अभी अभिनव ने आगे बढ़ाया था। उसे देखते ही मैनेजर के पसीने छूट गए। वो टाइगर का ब्लैक मेंबरशिप कार्ड था। मैनेजर जानता था कि ऐसा कार्ड टाइगर सिर्फ शहर के पावरफुल लोगों को ही देता था, जिसका मतलब उसके सामने खड़ा ये शख्स भी कोई बहुत बड़ी हस्ती थी। अब मैनेजर के मन में बस यही सवाल था कि वो अगर इतना बड़ा आदमी था तो पुराने और सस्ते कपड़े क्यों पहनकर घूम रहा था। हालांकि कार्ड के नीचे जब मैनेजर ने अभिनव का पूरा नाम देखा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मिस्टर अग्रवाल, माफ करना, हम आपको पहचान नहीं पाए। मैनेजर हकलाते हुए बोला। उसका ये हाल देखकर सेल्स गर्ल के हाव भाव भी बिगड़ गए। उसे महसूस हो गया कि सामने खड़ा यह आदमी ही उस घड़ी का असली कस्टमर था और अब उसको गुस्सा दिलाकर वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने वाली थी। मैनेजर से नजर हटाकर अभिनव भी सेल्स गर्ल को घूरते हुए देखने लगा। सेल्स गर्ल बुरी तरह
से डर चुकी थी। इस तरफ जहां अभिनव घड़ी के शोरूम में मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ दिक्पाल अपने ऑफिस में बैठा अभिनव की तस्वीर को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। उसने विदेश से फोटो एडिटर को बुलवाकर उस तस्वीर को क्लियर करवाने की कोशिश की थी। उसने फोटो एडिटर को अपने साथ अपने कैबिन में बैठा रखा था। फोटो एडिटर ने अपनी आखिरी कोशिश करने के बाद कहा, इट्स नॉट हैपनिंग। शिट। दिक्पाल ने जोर से अपना मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा, उसकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी। इससे पहले कि दिक्पाल गुस्से में कुछ करता, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दिक्पाल ने तैश में कहा, कम इन। दरवाजा खुलते ही दिक्पाल का सेक्रेटरी अंदर आ गया और बोला, सर आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है? दिक्पाल के सवाल के जवाब में सेक्रेटरी ने बाहर खड़े एक शख्स को अंदर आने का इशारा किया। उसे देखते ही दिक्पाल के होश उड़ गए। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि दिक्पाल का जासूस था, जो अभिनव के ग्रुप में घुसा हुआ था। क्या अभिनव अब अलायना की उस सेल्स गर्ल को नौकरी से निकाल देगा? कौन था दिक्पाल का जासूस और क्या खबर लाया था वो दिक्पाल के लिए? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अमेरिका से एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर बुलवाने के बाद भी दिक्पाल अभिनव के उस इकलौते फोटो को ठीक नहीं करवा पाया था, जिसमें उसकी शक्ल अंधेरे से छिप गई थी। इसी वक्त दिक्पाल का भेजा वो जासूस भी उसके कैबिन में घुस आया था, जो टाइगर के ग्रुप की जासूसी में लगा था। अचानक दिक्पाल ने हैरान होकर भारी आवाज में पूछा, क्या खबर लाए हो? सर, टाइगर के ग्रुप में अब एक्टिविटी बढ़ रही है। उसकी कंपनीज में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसी चेंजेस अचानक से होने लगे हैं। उस जासूस ने कॉन्फिडेंटली कहा। दिक्पाल ने तुरंत ही उसके सामने एक और सवाल खड़ा कर दिया, अच्छा और टाइगर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कौन है टाइगर, पता चला? सर, बस वही पता नहीं चल पाया है। उसकी ग्रुप ने टाइगर की आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छिपा कर रखी है। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। देन व्हाई आर यू हियर? जब कुछ बताने लायक इंफॉर्मेशन मिले तभी वापस आना। गेट आउट। निराश होकर दिक्पाल उस जासूस पर भड़क उठा। उसके वहां से जाते ही दिक्पाल ने फिर से अपनी सिगरेट उठाई, लेकिन पाया कि वो अब बुझ चुकी थी, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा होकर गुर्राने लगा। दूसरी ओर अलायना के स्टोर का मैनेजर लगातार अभिनव से माफी भी मांगे जा रहा था और उस सेल्स गर्ल को फटकारते भी जा रहा था। तुम अपना दिमाग घर पर ही छोड़ रहे हो क्या? या कभी बात करने के मैनर्स सीखे नहीं है बचपन में? सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि शट अप। एंड सर, इसकी ओर से अगेन मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आप बस प्लीज इस मामले को लेकर अलायना मैम से कंप्लेन मत करिएगा, नहीं तो हम हमारी रोजी रोटी खो बैठेंगे। उस मैनेजर ने अभिनव के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे पता था कि अगर इसके पास टाइगर का ब्लैक कार्ड था तो ये आदमी जरूर ही अलायना से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता था। अभिनव ने उसके जवाब में कहा, ठीक है यार, अब जल्दी से वो घड़ी पैक कर दो, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूं। जी सर, बस 2 मिनट दीजिए। मैनेजर तुरंत ही उस सेक्शन में चला गया जहां पर वो घड़ी डिस्प्ले में लगी थी। वो सेल्स गर्ल अपनी जगह पर ही खड़ी खड़ी सिसकने लगी थी और अभिनव की ओर देख भी नहीं पा रही थी। हालांकि अभिनव भी उसे भाव नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो लड़की अभी भी नाटक कर रही है। लग्जरी घड़ियों के सेक्शन में पहुंचते ही मैनेजर ने देखा कि वो घड़ी डिस्प्ले में नहीं बल्कि एक आदमी के हाथों में थी। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैनेजर ने तुरंत ही उस आदमी के हाथों से घड़ी वापस लेते हुए कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं ये घड़ी खरीदने आया हूं। वो अमीर जवान आदमी भी मैनेजर की हरकत देखकर उस पर चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये घड़ी ऑलरेडी बुक थी, आप डिस्प्ले में से कोई और पसंद कर लो, सॉरी। मैनेजर उस घड़ी को एक नाजुक से कपड़े से साफ करते हुए बोला, क्या अगर बुक थी तो फिर डिस्प्ले पर लगाई क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए। बताओ क्या कीमत है इसकी? 12 करोड़। मैनेजर ने घड़ी बॉक्स में पैक करते हुए उस आदमी की ओर नजर उठाई, और साथ में अलायना मेंबरशिप कार्ड भी लगेगा। क्या? वो आदमी चौंक गया। तो तुम कह रहे हो कि ये 12 करोड़ की घड़ी वो फटीचर खरीद रहा है? तुम्हें मैनेजर बनाया किसने? जबान संभाल कर बात करो, जिससे तुम फटीचर बोल रहे हो अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। मैनेजर ने उसे धमकाते हुए कहा। धमकी सुनकर उस आदमी का पारा और भी चढ़ गया और चढ़ते पारे के साथ ही वो अपनी आस्तीन भी चढ़ाते हुए बोल पड़ा, अच्छा बोला उसको कौन है साला, मैं भी तो देखूं इतना बड़ा दबंग कौन आ गया है एनसीआर में। उस आदमी की नादानी देखकर मैनेजर ने उसे धीरे से समझाया, देखो भाई फालतू पंगा मत लो उससे, टाइगर का आदमी है वो, जरा समझो। टाइगर का नाम सुनते ही उस आदमी की रूह कांप गई और उसने फिर अपनी आस्तीन नीचे कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले या करे, इसलिए मैनेजर से बिना नजर मिलाए वो थैंक यू बोलकर जोर से भाग निकला। मैनेजर ने उसे जाते देख सिर हिलाकर एक फीकी सी मुस्कान दी और उस घड़ी को पैक करके अपने कैबिन में आ गया। अभिनव सर, ये आपका गिफ्ट, अगेन जो भी हुआ उसके लिए हाथ जोड़कर माफी। इट्स ओके। अभिनव ने अपना गिफ्ट लिया और फिर एक पल के लिए उस सिसकती हुई सेल्स गर्ल की ओर देखा, और तुम अपनी इंटीग्रिटी सुधारो, समझी? अभिनव को सेल्स गर्ल पर गुस्सा करते देख मैनेजर भी उसके ऊपर चढ़ गया, नहीं नहीं तुम्हारी तो नौकरी गई, अब कंपनी में ऐसे लोगों की जगह है ही नहीं जिन्हें कस्टमर से बात करना नहीं आता। मैनेजर की बात सुनते ही वो सेल्स गर्ल शॉक हो गई और अपनी जॉब के लिए गिड़गिड़ाने लगी, सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, प्लीज जॉब से मत निकालिए। मैनेजर फिर से उस पर बरसने वाला ही था कि अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत हो जाने का इशारा किया। सेल्स गर्ल अभिनव को उसके बचाव में आते देख हैरान हो गई और उसके पैर पकड़ने तक आ गई। हालांकि अभिनव तुरंत ही शोर से बाहर निकल चुका था। वापस गुड़गांव जाते हुए अभिनव रास्ते में उस घड़ी की सुंदरता को ही बार-बार देखे जा रहा था। वो जल्द से जल्द अलायना को फोन लगाकर इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद इटली में मौजूद अलायना फिलहाल किसी और काम में बिजी होगी। सिंह परिवार के घर में घुसते और गाड़ी गैरेज में लगाते हुए ही अभिनव ने नोटिस किया कि डैशबोर्ड पर एक लाल रंग की छोटी सी लाइट लगातार ब्लिंक करे जा रही थी। अभिनव ने ये लाइट सुबह मायरा के साथ लंच पर जाते हुए भी नोटिस की थी, पर फिर वो इसके बारे में भूल गया था। अभी फिर से उसे ब्लिंक करते देख अभिनव उसके नजदीक गया और तब उसे एहसास हुआ कि वो गाड़ी का कैमरा था जो कि हर वक्त ऑन ही रहता था। इसको तो चेक करना ही पड़ेगा कल, देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड हुआ अभी तक। अपनी गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ अभिनव घर के गेट के पास आया ही था कि अचानक वो अपने आप खुल गया और उसे अपने सामने चिराग दिखाई दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिराग को देख अभिनव ने हैरानी से पूछा, यह सवाल तुम खुद से करो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? चिराग ने उसे घूरते हुए जवाब दिया और फिर अभिनव की ड्रेस नोटिस की। क्या बात है, आज वापस अपने फटीचर आउटफिट में आ गए। घुटन हो रही होगी ना तुम्हें महंगे कपड़ों में। अभिनव ने अपने दांत पीस लिए, अबे तुझसे जितना पूछा है उसका जवाब देना। अनन्या अब शादीशुदा हो गई है तो क्यों आ रहा है उससे मिलने बार-बार? अभिनव की ऊंची आवाज सुनकर चिराग को हंसी आ गई। ओके ओके शांत हो जा लाडले, जितनी जल्दी शादी हुई है ना उससे भी जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। आखिर कब तक अनन्या तेरे जैसे भिखारी के साथ रहेगी? अभिनव ये सुनकर गुस्सा हो गया और उसने चिराग को उसके शर्ट से पकड़ लिया। तुझसे पूछा किसी ने क्या होगा और क्या नहीं? हाँ आखिरी बार बोल रहा हूँ, लिमिट में रह ले, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा। अभिनव की धमकी सुनकर चिराग भी उसे घूरते हुए बोल पड़ा, बात है ना औकात में रहकर करनी चाहिए। तेरी औकात क्या है और मेरी क्या है ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं, है ना? तू दोनों की औकात नहीं जानता। अगर मैं अपने पर उतर आया ना तब तू तेरी असली औकात जान जाएगा। लास्ट वार्निंग, अनन्या से दूर। गॉट इट? अभिनव की आंखों में आग साफ झलक रही थी। हालांकि चिराग उसके ज्यादा मुंह लगने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो अपनी शर्ट छुड़ाकर वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने ये भी कहा कि कुछ भी कर ले लेकिन अनन्या सिर्फ मेरी होगी। अगर तू बीच में आया तो तुझे भी देख लूंगा।
अभिनव पलटकर उसी वक्त चिराग को पीटना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को काबू किया और वो चुपचाप घर के अंदर आ गया। गुड इवनिंग। अभिनव ने सबसे पहले शर्मिला को नेल पॉलिश लगाते देख उसे ग्रीट किया। शर्मिला ने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही अभिनव आगे बढ़ने लगा वो बोल पड़ी, मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे, पर अफसोस। शर्मिला का ताना सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, अनन्या मेरी पत्नी है और बिना डाइवोर्स के बाहर किसी भी दूसरे लड़के से डेट नहीं कर सकती। अफसोस। शर्मिला ने अब अपनी नजरें अभिनव की ओर उठा ली। अच्छा, तो फिर जल्दी से जल्दी डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू कर देते हैं, है ना? वैसे भी मेरी बच्ची को तुम्हारे जैसे जानवर के साथ अब बहुत घुटन हो रही है। शर्मिला की बात सुनते ही अभिनव ने भी उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। दिन भर किसी चूहिया की तरह सिर्फ घर और ऑफिस की चार दीवारों के बीच ही पड़ी रहेगी तो क्यों नहीं होगी उसे घुटन? अभिनव का जवाब सुनकर शर्मिला तुरंत उस पर चिल्ला पड़ी, ओए, मेरी बेटी के बारे में तुम इससे। वैसे भी अभी जब तुम बाहर आवारागर्दी कर रहे थे ना, तब वो अपना हक हासिल कर चुकी थी। शर्मिला की ये बात सुनकर अभिनव के हाव भाव गुस्से से हैरानी में बदल गए। उसने शर्मिला के थोड़ा करीब आते हुए पूछा, हक हासिल कर लिया मतलब अब कंपनी उसके नाम होने वाली है? हाँ। शर्मिला ने दुनिया भर का घमंड दिखाते हुए कहा, कंपनी अब उसके नाम होने वाली है और वो किसी के भी सहारे नहीं रहेगी, अब इंडिपेंडेंट हो जाएगी और सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी। शर्मिला के चेहरे पर अभिनव की बेइज्जती करते हुए मुस्कान भी थी और अनन्या की तारीफ करते हुए चमक भी। दोनों को ही देखकर अभिनव जोर से हंसना चाहता था, पर फिर उसने सोचा कि ये औरत फिर से उसे सुनाना शुरू कर देगी। अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। बात खत्म करते हुए अभिनव अपने बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। शर्मिला को महसूस हुआ कि उसे अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए उसने एक और बात कह डाली, और सुन लो, कल अनन्या का बर्थडे है, इसीलिए उसके आसपास भी मत जाना। चिराग उसे अपने साथ लेकर जाएगा कल सेलिब्रेशन के लिए। अभिनव बेडरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन शर्मिला की बात सुनकर पलट गया। बर्थडे तो आज रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा और मैं सुबह तक अनन्या के पास ही रहूंगा, बेड पर। क्या करोगे आप? अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। शर्मिला उठकर उसके पीछे आने ही वाली थी, लेकिन तभी घर की डोरबेल बज गई और वो गेट खोलने चली गई। कमरे के अंदर आते ही अभिनव ने देखा कि अनन्या शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप साफ कर रही थी। इतना जोर से गेट बंद करने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने बिना नजर मिलाए पूछा, तुम्हारी मां से ही पूछ लेना सुबह। अभिनव ने अपना सामान टेबल पर रखते हुए कहा। इसी वक्त अनन्या ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे लगा था कि तुम आज भी नहीं आओगे घर, दोस्त के घर रुक गया था कल रात को, इसलिए नहीं आ पाया। अभिनव ने ड्रेसिंग से नए कपड़े बदलने के लिए निकाले। अच्छा, और दोस्त का नाम चाहत था क्या? अनन्या ने अचानक उसे घूरते हुए कहा। अभिनव ने कपड़े साइड में रखे और उसकी ओर देखकर उसे जवाब दिया, कोई चाहत बात नहीं थी, और वैसे भी उसका कॉल आ गया होगा ना तुम्हारे पास कि वो पूरा फोटो वाला मैटर असल में था क्या? अनन्या ने फिर से नजरें शीशे की ओर कर ली। हाँ, आ गया था, लेकिन अगर यही बात है तो फिर तुम आजकल इतनी लेट घर क्यों आने लगे हो? ऑफिस तो शाम को ही खत्म हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाते हो? अनन्या ने इंक्वायरी करते हुए पूछा। कल का मैंने तुम्हें बता ही दिया और आज मैं लेट इसलिए हो गया कि क्योंकि दिल्ली गया था। अब तुम्हें भी बताया कि इस शहर में ट्रैफिक कैसा होता है। अभिनव ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अच्छा, इतना सस्ता और पुराना सूट पहनकर दिल्ली में कहाँ चले गए थे? अनन्या ने फिर से उसकी ओर देखकर पूछा। अभिनव अब उसके सवालों से तंग आ चुका था। तुम आज इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? वाइफ हो तुम्हारी, एटलीस्ट फिलहाल तो, इसलिए कर सकती हूँ सवाल जवाब। अनन्या ने गुस्से भरी सांस छोड़कर कहा। अभिनव उसका जवाब सुनकर उसके थोड़े करीब आया और उसने अचानक अनन्या को ऊपर उठाकर किस कर दिया। जहाँ किस में आंखें बंद होती है वहाँ अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो चिल्लाना चाहती थी, पर अभिनव के होठों ने उसके होठों को हिलने तक नहीं दिया था। आखिर अभिनव ने अनन्या को अचानक किस क्यों कर दिया था? अनन्या इस पर कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वो ये बात अपनी मां को बताएगी? अनन्या के बर्थडे पर अभिनव उसके लिए क्या करने वाला था? सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव ने अचानक ही अनन्या को किस कर दिया था, जिससे वो चौंक गई थी। कुछ सेकंड्स बाद ही वो अभिनव को दूर करते हुए उस पर भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, आज तो दरवाजे के बाहर दादाजी भी खड़े नहीं थे। फिर अगर तुम वाइफ बनकर मुझसे इतने सवाल जवाब कर सकती हो तो मेरे पास भी हक है हस्बैंड बनकर तुम्हें किस करके चुप करने का। अभिनव ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अनन्या उसकी ओर उंगली उठाकर ऊंची आवाज में बोल पड़ी। ओह हेलो, ये फालतू के बहाने नहीं चलेंगे। मुझे छूने से पहले अपने आप को देख लो एक बार। इतना सस्ता सूट पहन रखा है, पसीने की स्मेल आ रही है, तुम स्टैंडर्ड भी मैच कर सकती हो क्या मेरा? अनन्या ये कहकर हैरान हो गई जब अभिनव इसके सवाल पर हंस पड़ा। क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड? किस वैल्यू में काउंट होता है वो? और इसका मतलब चिराग से मैच होता है, लेकिन अब तो कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर चिराग भी तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाएगा, है ना? ऐसे धीरे धीरे करके प्रोफेशनली कामयाबी पाकर तो लगता है तुम्हें सारे लड़कों को रिजेक्ट करके एंड में टाइगर से शादी करनी पड़ेगी। अभिनव ये कहते हुए भी हंस रहा था। वही अनन्या उसके सामने उसे घूरते हुए खड़ी थी। इस बकवास से अभी जो हरकत तुमने की है ना, उसे दबा नहीं सकते तुम अभिनव। मैं जरूरी इसको लेकर दादाजी से शिकायत। अनन्या बीच में ही बोलते हुए रुक गई। अभिनव समझ गया था कि वो क्यों रुक गई थी। हाँ, कहना ना दादाजी से कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही ये बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया। शट अप। अनन्या के चिल्लाने के बाद अभिनव और भी जोर से हंसने लगा, जिससे वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी। उसका चेहरा लटकता देख अभिनव ने अपने आप को कंट्रोल किया और गला साफ करते हुए टॉपिक बदलने की कोशिश की। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे उस गधे के साथ कल बाहर जाने के प्लान है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। हाँ, बर्थडे है ना मेरा, इसलिए आई डिजर्व इट। अभिनव को ये बात काफी चुभी, इसलिए वो सीरियस होते हुए बोल पड़ा। तुमने उस दिन ही इनकार किया था ना कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा है। अमीर लोगों की जुबान इतनी हल्की होती है क्या, जो एक बात पर टिक नहीं सकती? अनन्या ने अभिनव की शिकायत पर आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये शादी तो हम दोनों ही नहीं करना चाहते थे ना, इसलिए अब जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही हम इससे बाहर निकल रहे हैं। अनन्या की सफाई सुनकर अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोल पड़ा। बात घूम फिर कर वहीं अटक गई ना। मैं चाँद के साथ बाहर चला गया तो तुमने मुझे बुलाकर मेरे सामने इमोशनल नाटक किया और मेरा वक्त बर्बाद किया, लेकिन अब मैं तुमसे उस चिराग के लिए यही सवाल पूछ रहा हूँ, तो जवाब में सिर्फ तुम्हें इससे क्या लेना देना? अभिनव की बात खत्म ही हुई थी कि अनन्या एक फीकी मुस्कान के साथ उसके करीब आ गई और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से बोल पड़ी। मुझे तुम्हें किसी से क्या लेना देना है इससे फर्क नहीं पड़ता अभिनव, मुझे खुद से फर्क पड़ता है। मैं अनन्या सिंह हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। इतना कुछ कहने के बाद भी अनन्या ने देखा कि अभिनव कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और बस उसे घूरे जा रहा था। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई और फिर उसने अपने मन की बात भी बोल दी। वैसे भी चाँद को इसके बारे में पता है, डाइवोर्स के बाद मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि दुनिया मुझे तुम्हारे साथ टैग करे और शादी के बावजूद चिराग से अफेयर करते हुए दुनिया तुम्हें देखे, वो चलेगा? अभिनव ने रूखी आवाज में धीरे से पूछा। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि चिराग के पास सोशल स्टेटस भी है और पैसा भी, साथ ही वो एक अच्छा इंसान भी है जो मेरा ख्याल रख सकेगा। चिराग और अच्छा इंसान? अभी कुछ देर पहले वो गेट के बाहर मुझे धमका कर गया है। ये होती है क्या अच्छे इंसान की डेफिनेशन? इसे दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं कहते। अभिनव ने अनन्या से दूर हटकर चिढ़ते हुए कहा। कुछ भी, अब चिराग तुम्हें क्यों धमकाने लगेगा?
वो तो खुद ये चाहता है कि तुम इस शादी से छुटकारा पाकर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो। अब प्लीज और कुछ एक्सक्यूज मत देना या अपना मन बदल मत लेना, ठीक है? हम दोनों को ही ये शादी मंजूर नहीं है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। नथिंग पर्सनल, ओके? अनन्या की सफाई सुनकर अभिनव को लगा कि वो पहले ही काफी कुछ पर्सनल बोल चुकी थी। हालांकि उसके बाद भी अभिनव अभी भी इस शादी से अलग नहीं होना चाहता था, एटलीस्ट तब तक जब तक वो उस जासूस को नहीं ढूंढ लेता जो टाइगर के पीछे पड़ा हुआ था। वो चिल्लाकर ये कहना चाहता था कि उसे इस शादी को फिलहाल नहीं तोड़ना, लेकिन उसे फिर लगा कि इससे अभी और भी ज्यादा बहस उठ सकती थी। इसलिए उसने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें अपने बर्थडे पर बाहर घूमने ही जाना था तो मैं भी ले जा सकता था। मेरे पास भी इतने पैसे तो है कि तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकूं। अभिनव की बात सुनकर अनन्या आह भरते हुए अपने बेड के पास जाने लगी। खुद से मजाक करना बंद कर दो अभिनव। पहली बात तो बाहर जाने का मतलब सिर्फ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना नहीं होता, गिफ्ट्स नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है वो हमारे लिए नहीं होगा। अभिनव को अनन्या की ये बात सुनकर समझ में भी नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। उसे लगा कि इस लड़की को सिर्फ पैसों से ही प्यार है। कुछ सेकंड्स तक शांत रहने के बाद ही अभिनव ने धीरे से एक सवाल पूछा, किस तरह के रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं फिर? अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, एटलीस्ट 5 स्टार तो हो। वैसे चिराग जरूरी मुझे इससे भी ज्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, जैसे कि टाइगर ग्रुप का कोई रेस्टोरेंट। अनन्या ने एक्साइट होते हुए कहा, और इसी वक्त अभिनव के भी मुंह से निकल गया, तुम्हारा मतलब मेरा रेस्टोरेंट? अनन्या ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं, तुमने भी कुछ तो कहा था। नहीं, वो मैं कह रहा था कि मेरा मेरा उस रेस्टोरेंट से क्या वास्ता? आई मीन, कहा टाइगर का रेस्टोरेंट और कहा मैं। बेटर, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा तो है, अनन्या ने अकड़ते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव को गुस्सा तो ऐसा आया कि वो अनन्या को अपनी असली औकात बता ही दे, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रखा। अगर तुम्हें कल टाइगर के किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही खाना है और गिफ्ट में रिंग या कोई और ज्वेलरी चाहिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं, बस तुम्हें उस चिराग को ना कहना पड़ेगा। अभिनव ने अनन्या की ओर देखते हुए अपना ऑफर दिया। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं चिराग के साथ ही जाऊंगी, ही इज द बेस्ट। अनन्या ने दिखाने के लिए ही ये बात कही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की भले ही अभिनव से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे चिराग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे अपने साथ बस इसलिए रखा करती थी ताकि वो अभिनव को दिखा सके जो आजकल चाहत का बॉयफ्रेंड बने घूम रहा था। इसके अलावा उसकी मां भी चाहती थी कि चिराग और अनन्या का रिश्ता जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अनन्या अगर चिराग को भाव नहीं देती तो वो अपनी कंपनी की डील एलेक्स कॉर्पोरेशन से तोड़ सकता था। भले ही अनन्या की कंपनी ने प्रोटॉन के साथ डील क्रैक कर ली थी, लेकिन मटेरियल्स के लिए उसे अभी भी चिराग की कंपनी की जरूरत थी। इन सभी कारणों को सोचकर अनन्या अपनी बात को जस्टिफाई कर रही थी कि तभी उसे अभिनव की आवाज आई। अनन्या, एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत कम लोगों को दूसरा मौका देता हूँ। अनन्या ने भौहें सिकुड़कर अभिनव की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तुम्हारे इस दूसरे मौके में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज अब शांति से सोने दो। गुड नाइट। अनन्या कंबल ओढ़कर तुरंत ही सो गई। अभिनव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और बस उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की में इसकी मां शर्मिला ने ही इतना सारा जहर भर रखा था। अभिनव उस औरत की नादानी पर सिर हिलाते हुए शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेके बाहर आते ही उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे और वो बेचैन हो गया। उसे पता था कि अब बिना कुछ खाए वो ठीक से सो भी नहीं पाएगा, लेकिन वो अकेला रूम से बाहर भी नहीं जाना चाहता था, नहीं तो उसे फिर से शर्मिला का सामना करना पड़ता। इसलिए अपनी भूख दबाते हुए अभिनव अपने फोन पर टाइम पास करने लगा, जहां पर उसे एक ऐसी एप्लीकेशन दिखी जो पहले उसके फोन में नहीं थी। अभिनव ने क्यूरियोसिटी से उसे खोलकर देखा तो उसे पता चला कि ये उन्हीं कैमरास की एप्लीकेशन है जो उसकी गाड़ी में फिट थे। उस एप्लीकेशन को खोलते ही उसके सामने वो सारी वीडियोस आ गई जो गाड़ी की उन कैमरास ने अब तक रिकॉर्ड की थी। अभिनव तुरंत ही उन वीडियोस को चेक करने लगा, जिसमें उसे वो वीडियो भी मिल गई जब देवेन के भेजे गुंडे उसे किडनैप करने आए थे। उन किडनैपर्स को पता भी नहीं था कि वो लोग गाड़ी को देखते हुए कैमरा में भी देख रहे हैं और इसीलिए उनके चेहरे भी साफ साफ रिकॉर्ड हो चुके थे। अभिनव को लगा कि उन लोगों को पकड़वा कर अगर वो उनसे देवेन के खिलाफ गवाही ले लेगा तो देवेन की मार्केट में रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगले दिन अनन्या के पीछे पीछे बाहर निकलते ही अभिनव ने देखा कि शर्मिला उनके दरवाजे के बाहर एक्साइटेड सी खड़ी थी। जैसे ही शर्मिला ने अनन्या को देखा तो उसने कहा, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। शर्मिला की आवाज के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे बाकी लोगों की भी आवाज गूंज उठी, हैप्पी बर्थडे अनन्या। थैंक यू मॉम, थैंक यू एवरीवन। अनन्या ने खुश होकर कहा, फिर एक नजर अभिनव की ओर डाली। उन दोनों के बीच सुबह उठते ही इस बात पर बहस हो गई थी कि अभिनव अभी भी अनन्या को बर्थडे विश क्यों नहीं कर रहा था। अभिनव ने सोचा कि वो अनन्या को उसकी ऑक्शन से खरीदी हुई रिंग गिफ्ट करते हुए ही बर्थडे विश करेगा। हालांकि अनन्या अभी भी काफी गुस्सा थी। जब तक तुम्हारी वाइफ हूं, किसी का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक मत करना। अनन्या ने अभिनव को फिर से धमकाया था। अभिनव ने भी उसे चिराग को लेकर कई ताने मारे थे। हालांकि कुछ ही देर में वो दोनों बहस करते करते थक गए और तैयार होकर बाहर आ गए। डाइनिंग टेबल पर भी आज तरह तरह की डिशेस मौजूद थी। राजीव ने भी अनन्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो फिर आज बर्थडे के क्या प्लान है बेटा? डैड, आज सारी फिक्र छोड़कर सिर्फ एंजॉय करने का प्लान है। अनन्या मुस्कुराते हुए अपने लिए एक चेयर निकालकर उस पर बैठ गई। अभिनव भी चुपचाप आकर बिना किसी इमोशन के साथ अपने लिए चेयर निकालकर बैठ गया। तुम कुछ देर के लिए ऑफिस भी आओगी ना? हरदेव ने अनन्या की ओर देखकर पूछा। हाँ, अनन्या ने नजरें ऊपर करके कहा, लेकिन मुझे 2 बजे ही ऑफिस से निकलना पड़ेगा दादाजी। कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम्हारा सेलिब्रेशन जायज है। बर्थडे के साथ साथ आखिर तुम्हारी वजह से ही हमें प्रोटॉन पब्लिशर से डील भी तो मिल गई है, या फिर मेरी वजह से? अभिनव ने धीरे से अंदर ही अंदर कहा। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद बाकी लोगों ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन फिर उसने देखा कि कोई भी उसकी तरफ देख कर नहीं रहा था। बस एक बात का ध्यान रखना, ये डील तुम्हारे ही हाथों में है और अब तुम सीईओ भी हो। इतनी ऊंची पोजीशन पर गलतियां करने और सुधारने की गुंजाइश भी कम हो जाती है, इसलिए एक एक डिसीजन सोच समझ कर ही लेना। हरदेव की बात पर अनन्या ने सिर हिलाते हुए कॉन्फिडेंटली कहा, डोंट वरी दादाजी, मैं आपको या कंपनी के बाकी लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अनन्या का कॉन्फिडेंस देखकर हरदेव ने भी फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और फिर जेब में से 2 टिकट्स निकाले। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, सिनेमा हॉल के 2 टिकट्स। आज दोपहर का शो है, अभिनव तुम्हें लेकर चला जाएगा। अपना नाम सुनते ही अभिनव ने हैरान होकर हरदेव की ओर देखा। उसे लगा नहीं था कि हरदेव ऐसा भी कुछ कर सकता है। दूसरी ओर शर्मिला के चेहरे पर चिढ़ नजर आई और वो बोली, पर पापा जी, अनन्या के तो पहले से चिराग के साथ बाहर जाने के प्लान से आज। अनन्या ने भी शर्मिला की ओर देखकर उसकी बात को बढ़ावा दिया, जी दादाजी, आज तो मैं चिराग के साथ बाहर जा रही हूँ। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर हरदेव बीच में बोल पड़े, एक सेकंड, चिराग क्यों तुम्हें बाहर लेकर जा रहा है? अभिनव क्यों नहीं? उन्होंने फिर गुस्से से अभिनव की ओर देखा, और तुम अनन्या को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? तुम उसके पति हो, इतनी जिम्मेदारी तो बनती है तुम्हारी। हरदेव ने अपनी भारी सी आवाज में अभिनव को घूरते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव घबरा गया और अनन्या की तरफ देखने लगा। दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हरदेव ने अनन्या के बने बनाए प्लान पर पानी फेरने का मन बना लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में अभिनव को अनन्या के साथ जाना पड़ेगा? क्या अनन्या चिराग को नाराज करने का इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी? कहीं हरदेव को उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई का पता तो नहीं चल जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।